नमस्कार दोस्तों, मैं इमरान आपके अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाई इमरान। आज क्लास 10th के इस वीडियो में हम लोग लेसन 4 जिसका कि नाम है कार्बनिक यौगिक, इस लेसन के क्वेश्चन नंबर 38 से आगे के बहुविकल्पी प्रश्नों का स्पष्टीकरण करेंगे। तो समय बर्बाद न करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है कि एक एल्कोहल और अम्ल के मध्य जो अपक्रिया होती है, ये अपक्रिया क्या कहलाती है? एस्टीकरण की अपक्रिया कहलाती है, जल अपघटन की अपक्रिया कहलाती है, साबुनीकरण की अपक्रिया कहलाती है, या हाइड्रोजनीकरण की अपक्रिया कहलाती है? तो देखिए भाई, आपके लिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक इसका उत्तर थिंक कर लिया होगा, सोच लिया होगा। आपको बताना चाहते हैं कि एक एल्कोहल और अम्ल जब आपस में अपक्रिया करता है तो यह अपक्रिया एस्टीकरण की अपक्रिया कहलाती है। और ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आप लोग एस्टीकरण की अपक्रिया क्या होती है इसकी परिभाषा को समझ सकते हैं। मैं यहां पर परिभाषा बताने जा रहा हूं, आप इसकी गहन जानकारी के लिए अपनी किताब पे जाइएगा और एस्टीकरण की अपक्रिया को विद एग्जाम्पल जरूर समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, आपको पता है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? यह हमें प्राप्त होता है लवण और जल। और यह अपक्रिया क्या कहलाती है? यह अपक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण की अपक्रिया। इसी प्रकार जब एल्कोहल और अम्ल आपस में अपक्रिया करते हैं तो हमें एस्टर और जल प्राप्त होता है। इसी कारण यह अपक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है एस्टीकरण की अपक्रिया। फिर से आप सुनेंगे कि जब एल्कोहल और अम्ल आपस में अपक्रिया करता है तो इस क्रिया के फलस्वरूप एस्टर और जल प्राप्त होता है। इसी कारण एल्कोहल और अम्ल के मध्य होने वाली अपक्रिया को एस्टीकरण की अपक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का विकल्प ए परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 39 में जाने से पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य और याद आ गया है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। वो ये तथ्य है कि अम्लों की एस्टीकरण क्रिया हमेशा या अधिकतर देखा जाता है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दैट मीन्स H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। मतलब एस्टीकरण की अपक्रिया में यह देखा गया है कि मोस्टली कौन सा अम्ल हिस्सेदारी करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, और वो भी कैसा? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि यह निर्जली कारक होता है और उत्प्रेरक दोनों का ही कार्य करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 पर चल सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके हिस्से में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बता रहा है कि तेलों और वसाओं से साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl, या फिर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH, या फिर सोडियम नाइट्रेट, और या फिर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला आपको बताना चाहते हैं NH4Cl। आपको 4 विकल्प दिए गए और प्रश्न एक बार फिर से आपके सामने दोहराना चाहते हैं। बाकी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है क्वेश्चन कि तेलों और वसाओं से साबुन बनाने में प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है। देखिए, अगर आपने साबुन और साबुनीकरण की प्रक्रिया को पढ़ा है अपनी किताब में, या जब आपके टीचर ने इसका क्लियरिफिकेशन किया है साबुन क्या होता है और साबुनीकरण क्या होता है, तो आपने इसकी परिभाषा को भी गौर से सुना होगा और समझने की कोशिश की होगी। उस परिभाषा में आपको बताया जाता है कि तेल और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से साबुन प्राप्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। फिर से आप ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या कह रहा है कि तेल और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से, ठीक है, साबुन प्राप्त होने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब आई थिंक कि आपको सही जवाब मिल चुका होगा, क्योंकि यहां पर एक शब्द आया हुआ है क्षारीय जल अपघटन। तो अब हमें उसको लेना है जो प्रबल क्षार है, और हमको पता चल रहा है कि जो 4 विकल्प हमें दिए गए हैं इनमें प्रबल क्षार कौन है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है NaOH। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 39 का विकल्प बी पूरी तरीके से परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 हमसे पूछना चाहता है कि साबुन किस प्रकार का यौगिक है। अम्लीय यौगिक होता है, भस्म यौगिक होता है, या इसी को बोल सकते हैं कि क्षारीय यौगिक होता है। बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि भस्म और क्षार में थोड़ा सा अंतर होता है। और कह रहा है कि लवणीय यौगिक होता है या फिर एस्टर होता है। तो आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने साबुनीकरण की परिभाषा बताई हुई थी, जिससे आपने सही जवाब निकालने की कोशिश की थी कि साबुन बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। अब यहां पर मैं साबुनीकरण की परिभाषा ना बता करके साबुन की परिभाषा आपको बताना चाहता हूं। आप अपनी जो कॉपी आपने तैयार की है, जो आपके सर ने आपको लिखवाई है कॉपी, जरा आप उसको ओपन कर लीजिए और वहां पर आप देखेंगे कि जो परिभाषा बोल रहा हूं वो मिलती जुलती परिभाषा आपको वहां पर मिलेगी कि साबुन क्या होता है। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। फिर से इस लाइन को गौर कराना चाहूंगा, सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। अब मेरे ख्याल से इस प्रश्न में और कुछ बात करने की जरूरत नहीं रह गई है। क्वेश्चन नंबर 40 जो हमसे पूछ रहा था कि साबुन किस प्रकार का यौगिक है, तो उसका सही जवाब मिल रहा है कि साबुन जो होता है वो लवणीय यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का विकल्प सी लॉक कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन के अनुसार एस्टरों के क्षारीय जल अपघटन की क्रिया क्या कहलाती है। 4 विकल्प दिए गए, एस्टीकरण कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है, बहुलीकरण कहलाती है, या उदासीनीकरण कहलाती है। देखिए आपको बताना चाहता हूं कि जो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 38, वहां पर हम आपको एस्टीकरण की क्रिया क्या होती है और उदासीनीकरण की क्रिया क्या होती है, इन दो चीजों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अम्ल और क्षार के मध्य जब क्रिया होती है तो वो उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। इसके अलावा जब अम्ल और एल्कोहल की क्रिया होती है तो ये एस्टीकरण की क्रिया कहलाती है। तो विकल्प ए और विकल्प डी ऑलरेडी फाइट से बाहर हो चुके हैं। अब केवल हमारे पास बचा है विकल्प बी और विकल्प सी। देखिए आपको साबुनीकरण की परिभाषा पे एक बार फिर से गौर कराना चाहते हैं कि तेलों और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से साबुन प्राप्त होने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। आपको अभी 1 से 2 सवाल पीछे हमने इस बारे में जानकारी भी दी थी। एक बार साबुनीकरण की परिभाषा आपको बताई थी और एक बार साबुन की परिभाषा बताई थी। अब देखिए एक लाइन और बोलना चाहते हैं कि तेल और वसा एस्टर होते हैं। जो भाई सुनिए, जोड़ लीजिए दोनों परिभाषाओं को, तेल और वसा एस्टर होते हैं। अब अगर हम जो अभी पहली परिभाषा बोली उसमें तेल और वसा को हटा दें तो परिभाषा क्या हो जाएगी, एस्टरों के क्षारीय जल अपघटन से साबुन प्राप्त होने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 41 का जो विकल्प बी है वो पूरी तरीके से परफेक्ट है। हम समझ चुके हैं दोनों चीजों को मिला करके कि जो एस्टर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अभी आपको बताया तेल और वसाएं ये एस्टर कहलाती है। और इनका जब क्षारीय जल अपघटन होता है तो ये कौन सा प्रोसेस कंप्लीट करता है, साबुनीकरण का प्रोसेस कंप्लीट करता है। क्वेश्चन नंबर 41 का विकल्प बी परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है कि निम्नलिखित में साबुन क्या है। 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। हमारे 2 तो इनमें स्ट्रक्चर हैं और इसके अलावा 2 के सूत्र लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन जो इसका विकल्प सी और विकल्प डी है वो मैं पढ़ करके बताता हूं, विकल्प ए और विकल्प बी। चूंकि स्ट्रक्चर पे आप उनको खुद देखिए। विकल्प सी पे लिखा हुआ है C17H35COONA। इसके बाद विकल्प डी पे लिखा हुआ है NaOH। आई थिंक आपने साबुन को अच्छे से पढ़ा होगा और आप जान गए होंगे कि सोडियम तथा पोटेशियम के जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे। और उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। वही बात है, आप इधर से बोलें या उधर से बोलें कि सोडियम एवं पोटेशियम के जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं वही क्या होते हैं, हमारे साबुन होते हैं। और साबुन का जो फार्मूला होता है तो उस साबुन के फार्मूले को आप मेरे ख्याल से आप समझ ही गए हैं कि विकल्प सी चुनना आपके लिए बेहतर होगा। ये विकल्प रहेगा आपका
C17H35COONA। आप विकल्प सी पे देख पा रहे हैं, C17H35COONA। साथ में आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इसे क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं सोडियम स्टेरेट। फिर से समझेंगे, सोडियम स्टेरेट। और यही हमारा साबुन भी है। अब देखिए भाई, विकल्प हम बी और विकल्प ए और विकल्प डी को भी थोड़ा सा टच कर लेंगे ताकि इनके नामों से भी हम परिचित हो जाएं। तो विकल्प डी पे लिखा हुआ है NaOH। बहुत सा सिंपलीफाई है, आप इसको जान पा रहे हैं कि इसे बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब विकल्प बी पे जो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो ये तो है भैया ग्लिसरॉल। ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल का है। एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर आपसे डाला जा सकता है, पूछा जा सकता है। क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपको कॉपी पे छपा हुआ, किताब पे छपा हुआ मिला है वही पूछा जाएगा। आपको उसकी विषय वस्तु से संबंधित कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि ग्लिसरॉल का ये स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और इसके बाद जो आपको ए नंबर पे एक बड़ा भारी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो किसका है? स्टेरिन का है, जिसको हम वसा भी कह सकते हैं शॉर्टकट में। तो स्टेरिन अर्थात वसा, ये वसा का स्ट्रक्चर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें पूछा गया है कि साबुन क्या है, आप हमेशा याद रखेंगे कि सोडियम स्टेरेट साबुन कहलाता है, जिसका फार्मूला होता है C17H35COONA। अभी आप इस वीडियो में क्लास 12th की विज्ञान विषय के चौथे अध्याय को पढ़ रहे थे, जहां पर हम विभिन्न बहुविकल्पी प्रश्नों का स्पष्टीकरण कर रहे थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बहुत ही मशहूर राइटर डॉक्टर कुमार मित्तल की बुक है। और इस बुक में आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको NCERT क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, इसके अतिरिक्त डॉक्टर कुमार मित्तल जी की टीम के द्वारा जो क्वेश्चन बनाए गए हैं वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलते हैं। इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन का कलेक्शन रखा हुआ है। अगले वीडियो में भी हम 5 क्वेश्चन का कलेक्शन रखेंगे। इसके बाद लेसन 4 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग लेसन 5 की ओर जाएंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और उम्मीद करते हैं कि आपको पिछले वीडियो की तरह हमारा ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों से बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकॉन पुश करेंगे तभी आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके होम स्क्रीन पर दिखाई देंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान खान नए वीडियोस के साथ जल्द ही आपके सामने पेश होता हूं। हमारे वीडियो को साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंजॉय कीजिए और ढेर सारी पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।